हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि इस आईपीएल में सुरेश रैना और हरभजन सिंह की गैर मौजूदगी में किस तरह की हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। क्योंकि अभी तक लगातार सभी के मन में, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो, आईपीएल के फैन हो, सभी के मन में दीपक ये सवाल चल रहा है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जो है वो किस तरह की हो सकती है। क्योंकि दो बड़े खिलाड़ी, दो सीनियर खिलाड़ी इस बार आईपीएल में टीम का हिस्सा नहीं है। चाहे आप बात कर लीजिए सुरेश रैना की, चाहे आप हरभजन सिंह की बात कर लीजिए, तो इनकी कमी तो जरूर खलेगी टीम को। बिल्कुल प्रदीप, ये ऑब्वियस है कि अगर सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी जो आपका टीम का वाइस कैप्टन है और जो लगातार ओवर द ईयर्स आपको 400 से ऊपर रन हर सीजन में बना के दे रहा है, अगर आप 2008 से देखें तो 12 साल हो गए थे उनको इस टीम के साथ रहते हुए। और इवन हरभजन सिंह जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक ऑफ स्पिनर्स का रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर इस टीम में देखें तो राइट आर्म ऑफ स्पिन करने वाला कोई और गेंदबाज है नहीं, और एक्सपीरियंस जो लेके आते हैं और यूएई की कंडीशंस में हरभजन क्या कर सकते थे सब जानता है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई समझने वाली, ये कुछ चेन्नई सुपर किंग्स को इन दोनों खिलाड़ियों की जो कमी है वो जरूर महसूस होगी। लेकिन अब यहां पर यह देखना होगा कि आगे चेन्नई किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि सुरेश रैना पर अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं जा सका है, उनका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं मांगा गया है। वहीं अगर हम हरभजन सिंह की बात करें, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो ये आईपीएल जो है वो नहीं खेलेंगे और उनका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगा गया है अभी तक। तो आपको क्या लगता है, अगर रिप्लेसमेंट की बात होगी तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स रिप्लेसमेंट मांगेगी या फिर जो खिलाड़ी उनके पास हैं उन्हीं के साथ जाना चाहेगी इस आईपीएल में? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय जो है बचा नहीं है। रैना को लेकर हमेशा से ये खबरें आती रही है कि अगर आप देखें तो आज ही उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर वो, और ऐसी खबरें भी आ रही है कि वो इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अभी दीपदास गुप्ता ने भी बोला कि बिल्कुल मुझे लगता है कि वो आधे सीजन के बाद टीम से जुड़ेंगे, तो शायद उनके रिप्लेसमेंट में जल्दबाजी ना करे सीएसके की टीम। और सेकंड थिंग, हरभजन के साथ हम जो बात कर रहे थे, तो अभी सीएसके सोचेगा, उनका मैनेजमेंट सोचेगा कि अगर हरभजन सिंह का रिप्लेसमेंट लिया जाए तो किसे लिया जाए। हमने बात की आपके साथ कि हम यूसुफ पठान को ले सकते हैं उनके रिप्लेसमेंट में, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स चाहिए। और हरभजन सिंह क्या होता था कि हमने कई बार देखा है 2018-19 सीजन में कि ऊपर भी बड़े हिट लगाने के लिए उनको एक दो बार भेज दिया जाता था। तो हरभजन सिंह का रिप्लेसमेंट जरूर मुझे लगता है कि चेन्नई मांगेगा। और रैना के लिए अभी वेट एंड वॉच देखेंगे कि क्या करता है। चलिए, रैना के लिए तो वेट एंड वॉच की स्थिति जो है मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाई हुई है, लेकिन हरभजन का रिप्लेसमेंट भी जल्द से जल्द लेना होगा। हालांकि हम यहाँ पर एक और चीज क्या डिस्कशन कर सकते हैं, यूसुफ पठान के अलावा अगर एक और जहन में आता है मेरे ऑप्शन, तो जलद सक्सेना भी हो सकता है, क्योंकि उनका पिछला सीजन काफी अच्छा गया है, गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जलद सक्सेना मुझे लगता है मध्य प्रदेश से आते हैं, वो रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। और नीचे वो बड़ा अच्छा, अगर आप देखें तो चेन्नई के कंडीशंस में चेन्नई के लिए वो अच्छा यूएई में खेल भी सकते हैं और स्पिन बड़ा अच्छा करते हैं। उनके पास वैरायटी है। अगर आप जलद सक्सेना की बॉलिंग देखें तो हमने डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में मैंने काफी देखा उनको, उनके पास एक वैरायटी है कि वो काम आ सकते हैं। तो मे भी जलद सक्सेना पर आई थिंक कि अभी भी यूसुफ पठान एक बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक पावर हिटर भी आपके आ जाएगा और ऊपर से यूसुफ पठान। अगर इनकी टीम के पास हम ऑलराउंडर देखें सीएसके के पास, तो इनके पास ड्वेन ब्रावो हैं जो आके 2 से 3 और रविंद्र जडेजा है। तो अगर यूसुफ पठान खेलेंगे तो वो 2 से 3 ओवर भी अगर डालते हैं तो एक वैरायटी हो जाएगी पूरी टीम के पास। बिल्कुल वैरायटी हो जाएगी, लेकिन अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स ने रिप्लेसमेंट जो है अनाउंस नहीं किया है। मुझे लगता है जल्दी रिप्लेसमेंट अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आईपीएल शुरू होने में अब बचा भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार हम प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें और यह भी बताएं दर्शकों को कि इस आईपीएल में इन दोनों दिग्गजों के अलावा जो है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 किस तरह की हो सकती है। क्योंकि आप, मैं लिस्ट है मेरे पास, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये स्क्वाड है इनका जो 2020 में खेलेगा। तो कई सारे खिलाड़ी है, 23-24 लोगों का स्क्वाड है, पर उसमें से 11 ही खेलेंगे। तो अगर पहले मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाता हूं तो मुझे लगता है ओपन इस बार, देखिए अगर मैं धोनी वाला जो एंगल हम लगातार करते हैं कि धोनी ओपनर करेंगे, मैं तो अभी धोनी को मैं मिडिल ऑर्डर में ही रखूंगा। मतलब अब आप ओपनिंग पे नहीं उतार रहे हैं? अभी ओपनिंग पे नहीं उतारता, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे हम। तो मुझे लगता है सेन वॉटसन और इनके गायकवाड़, अगर गायकवाड़ कोरोना से रिकवर कर जाते हैं तो बेहतर होगा, तो उनके साथ ओपनिंग कराई जाए। फर्स्ट डाउन मैं चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी आए। मैं अगर रैना नहीं रहते तो मैं चाहूंगा धोनी आए। फिर सेकंड डाउन आपके चौथे नंबर पे अंबाती रायडू, फिर 5वें पे केदार जाधव, छठे पे आपके आ जाएंगे रविंद्र जडेजा, 7वें पे आ जाएंगे आपके ड्वेन ब्रावो। तो ये मेरी 7 टीम हो गई और 2 स्पिनर में खिलाऊंगा।
जिसमें मैं एक आपके इमरान ताहिर को रख लेना सही रहेगा, मुझे लगता है इमरान ताहिर रहेंगे, और पीयूष चावला, इन्हें 6.5 करोड़ में 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया है। तो आज ये होगा। फिर 3 में मुझे दीपक चहर का भी देखना है कि वो कोरोना से रिकवर कर पाते हैं या नहीं। तो दीपक चहर अगर अच्छा रिकवर कर देते हैं तो एक वो बॉलर हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएंगे शार्दुल ठाकुर हो जाएंगे। फिर एक पेसर में लुंगी अनगिड़ी, या वो मेनली रहेंगे लुंगी अनगिड़ी टीम में, क्योंकि एक पेस बॉलर चाहिए जो 140 से गेंदबाजी कर सके लगातार। तो ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। चलिए मैं अपनी प्लेइंग 11 बताता हूं। यहाँ पर मेरी जो प्लेइंग 11 है वो दीपक से थोड़ी सी अलग होगी। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा है शेन वॉटसन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, शेन वॉटसन के साथ या तो फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने आए या फिर आप अंबाती रायडू से ओपनिंग कराएं। अगर अंबाती रायडू और शेन वॉटसन ओपनिंग करने आते हैं तो नंबर 3 आप फाफ डुप्लेसिस को उतारें, क्योंकि वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं यूए की कंडीशंस में, और वो तेज तर्रार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो रैना के एक ऑप्शन के तौर पर मुझे लगता है कि फाफ डुप्लेसिस को आप नंबर 3 पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी को आना चाहिए। उसके बाद आपके पास केदार जाधव है, आप केदार जाधव को भी फिक्स कीजिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि वो आपको अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी जो हम कह रहे हैं, मान लीजिए कभी मुझे लगता नहीं इस सीजन वो गेंदबाजी करेंगे प्रदीप। लेकिन आप एक, अगर आपकी टीम में रहेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन भी बहुत है, ऑप्शन रहेगा। और जिस तरह से हमें बात कर रहे हैं कि यूए के जो ग्राउंड है वो थोड़े से बड़े हैं, और केदार जाधव जब मान लीजिए अच्छी पार्टनरशिप लग रही है तो पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा है, ड्वेन ब्रावो है आपके पास, इमरान ताहिर को जरूर आप नहीं बाहर कर सकते इस टीम से, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अगर हरभजन सिंह नहीं है तो वो स्पिन गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे यहाँ पर। उसके बाद पीयूष चावला रहेंगे, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। मेरी ये प्लेइंग 11 रहेगी। आपके प्लेइंग 11 में 4 जो फॉरेनर होंगे वो कौन होंगे आपके? शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, फाफ डुप्लेसिस और इमरान ताहिर। तो आप पेस बॉलिंग में चाहेंगे कि इंडियन जो बॉलर है उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए, आगे जाएं। और अगर मान लीजिए किसी, क्योंकि इनके पास ड्वेन ब्रावो भी तो एक तेज गेंदबाजी में सैम करन भी आते हैं जो एक ऑलराउंडर का विकल्प दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उन 14 मैचों में कभी तो सैम करन को आजमाया जाएगा, आजमाया की कीमत 6 करोड़ से ऊपर रखी है सैम करन की। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप एक खिलाड़ी को, चाहे आप टॉप ऑर्डर से ऊपर से हटा के, आप जिस तरह से आपने गायकवाड़ को बोला नंबर 3 पर, आप उनको खिला सकते हैं। फाफ डुप्लेसिस की जगह आप उनको ला सकते हैं। डुप्लेसिस और वॉटसन को आप ओपनिंग नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। ये देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने बोला ना कि आप अंबाती रायडू को नंबर 3 भी खिला सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए वो नंबर 3 भी खेले। उन्होंने अगर 2018 का आप सीजन देखे तो ओपनिंग से ऊपर रन बनाए थे, सेंचुरी भी लगाई थी उस सीजन, और चेन्नई जीता भी था। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि मे बी वो अंबाती रायडू और आपके इनके साथ शेन वॉटसन के साथ भी जा जाए। तो इसीलिए हमारी ये जो प्लेइंग 11 है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आपको स्टेबिलिटी भी देगी। उस तरीके से आप देखिए तो युवाओं पर बहुत ज्यादा दारोमदार पड़ेगा भी नहीं, और धोनी को भी यहाँ समझना होगा ना कि 2 बड़े खिलाड़ी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि सैम करन को एज अ ब्रावो के रिप्लेसमेंट में ही रखा जाएगा, क्योंकि टीम में एक ऑलराउंडर, वो ब्रावो सिर्फ आप एक बतौर गेंदबाज नहीं रख सकते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है वो। जिस तरह से उनकी डिप होती गेंदबाजी, ये यॉर्कर आती है, लोअर यॉर्कर को मारना बड़ा मुश्किल है उनकी, और इसके साथ ही साथ वो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट मैच 2018 का अगेंस्ट मुंबई इंडियंस में क्या मतलब उन्होंने 60-65 रन बना के जिताया था, वो मैच एकदम फंसा हुआ मैच था, आपको याद होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप ड्वेन ब्रावो को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं इस टीम में से। तो मुझे लगता है इस तरह से जो चेन्नई है ये बैलेंस करना चाहेगा हरभजन सिंह और सुरेश रैना की गैर मौजूदगी को, क्योंकि प्लेयर इनके पास ऑलरेडी है। जिस तरह से अगर सुरेश रैना इन फ्यूचर वापस आते हैं तो वो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट इतना आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है आपकी पूरी टीम को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके फाफ डुप्लेसिस, पहले तो आपको 4 विदेशी खिलाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा, आप वहां एक पेस बॉलर नहीं खिला सकते। और मेरी टीम में अगर धोनी ऊपर जाते हैं नंबर 3 पे तो फिर नीचे कौन जो मैच फिनिश करके देगा। हालांकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केदार जाधव को दे सकता हूं। मुझे लगता है कि केदार जाधव में एक फिनिशर है, और मैंने उनको देखा है जब वो स्टार्टिंग में आईपीएल में दिल्ली के लिए खेलते थे, और मैंने उनको महाराष्ट्र के लिए भी खेलते देखा है। इंडिया में भी आपको याद है 2018 एशिया कप में बड़ा अच्छा मैच खेला था। और एक मैं चेन्नई सुपर किंग्स का मैच याद दिलाता हूं, जब आपको पहले, हालांकि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया था, लंगड़ाते हुए आए थे और मैच को फिनिश किया था। बिल्कुल, जो उन्होंने हरमैन के ऊपर से शॉट मारा था। तो वो देखिए ये इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि चेन्नई की टीम यूज कैसे कर रही है इन ऑप्शंस को, क्योंकि कई बार ये भी होता है ना, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, आप यूज नहीं कर पाते ठीक से। तो यहां पर ये देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई की टीम जो है अपने इन ऑप्शंस को किस तरह से यूज करती है। हालांकि बहुत सारे चेन्नई के फैंस हैं, जितने भी आईपीएल के फैंस हैं, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं, वो तो यही चाहते हैं कि सुरेश रैना वापस आए। लेकिन अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शुरुआती मैच तो वो फिर भी मिस करेंगे ही करेंगे अगर आ भी जाते हैं तो।
हाँ वो ऑब्वियस है, अगर वो इंडिया से वापस जाएंगे तो यूएई में फिर से उनका क्वारंटीन का क्या सीन होगा ये भी देखना होगा, और फिर उनकी फिटनेस क्या होगी, वो प्रैक्टिस कर टीम का बैलेंस क्या होगा उस टाइम पे। हालांकि सुरेश रैना जब भी आएंगे उस टीम में फिट बैठते हैं, देखिए ये सबके सामने लाजमी है। 12 साल से मिस्टर आईपीएल उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, लगातार रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। और जब जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीता है तो सुरेश रैना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी और भी है ना जो हम मिस कर जाते हैं। सुरेश रैना आपको तीसरे नंबर पे आके लेफ्ट हैंडर्स का विकल्प देते हैं, जो सामने वाली टीम के लिए उनके लाइन लेंथ बॉलिंग की लाइनअप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस टीम में देखेंगे तो इतने ज्यादा लेफ्ट हैंडर है ज्यादातर है नहीं, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ओपन कराएंगे सैन वॉटसन से या फिर आपके अंबाती रायडू से तो दोनों राइट हैंडर आपके डाउन द ऑर्डर में से सारे इकलौते लेफ्ट हैंडर है। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो टीम है, अगर हम ये मान लें कि सुरेश रैना और हरभजन सिंह नहीं आएंगे खेलने, तो उसके हिसाब से हम दोनों ने अपनी अपनी टीम बताई है। आपकी क्या टीम है ये भी बताइएगा, बॉक्स में बताइए अपनी टीम्स क्या हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस लाइव में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको और आईपीएल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और दीपक को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।